जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगा क्लासेस चीनो समदा। गंगा क्लासेस चीनो समदा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्विज की तैयारी जीत हमारी का डे 10 को देखेंगे। डे 9 को हम लोगों ने अच्छे तरह से देख लिया है और उम्मीद है कि उसका सारा क्वेश्चन रट्टुमार हो गया होगा, याद हो गया होगा आप लोगों को। और डे 10 की सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा ताकि हॉट सीट आपका सुरक्षित रहे। क्लियर? आगे देखो, इस डे 10 में का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जांच के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आप पूछिएगा कि मैम जलियांवाला बाग होता क्या है, नरसंहार ये सब क्या होता है? तो जब हमारा देश गुलाम था उस समय 13 अप्रैल 1919 के दिन एक अमृतसर में बैसाखी का मेला लगा हुआ था और बैसाखी का मेले में लोग प्रदर्शन कर रहे थे रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कि रोलेक्ट एक्ट को हमारे देश से हटाया जाए, ये सब काला कानून है। लोगों को जबरदस्ती भर लिया जाता, जेल में डाल दिया जाता था इस काला कानून के तहत। तो उस दिन रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे। कहां पर? जालियांवाला बाग के अंदर। और इस जालियांवाला बाग जब मेला लगा हुआ था उस समय पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, नाकाबंदी लगा हुआ था और लोगों को मालूम नहीं था कि नाकाबंदी लगा हुआ, इसलिए मेला लगा हुआ था। और जब अंग्रेजों को ये बात पता चला कि वहाँ पे जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ है तो उसमें एक जनरल डायर नामक पुलिस अधिकारी को ऑर्डर दे दिया गया कि जब जितने भी लोग हैं जालियांवाला बाग में उसे अंधाधुंध गोली चला दिया जाए। तो बस जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने के लिए इजाजत दे दी और न जाने कितने लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। इसीलिए इस जालियांवाला बाग नरसंहार कहा जाता है उसको। और इस आयोग की जांच के लिए जो इतना भयानक दर्दनाक घटना घट गया, इसकी जांच के लिए एक आयोग बनाई गई कि कौन मारा, क्यों मारा, क्या वजह था, सबकी इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाई गई। उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। उसी आयोग का क्या नाम है? हंटर आयोग। तो कोई पूछ डाले कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। और जांच के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का। अब पूछेगा मैम लिंगानुपात क्या होता है? देखो बाबू, लिंगानुपात हर 1000 पुरुष में से जितना लड़की हो, यानी जितना महिला हो, जितना स्त्री हो, उसी को कहा जाता है लिंगानुपात। ठीक? तो देखो, जब लिंगानुपात देखा गया 2011 के जनगणना में तो पाया गया कि हरियाणा में सबसे कम लड़की है और लड़का ज्यादा है। तब हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के तहत कुछ बेटियों को बचाया जाता है और बेटी को पढ़ाया भी जाता है, नहीं तो बेटी का संख्या बहुत कम होता जा रहा था। क्लियर? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। डीएनए का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म, डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिड और ए से एसिड। डीएनए क्या होता है? डीएनए अपने माता पिता से बच्चों तक एक पहुंचने वाला गुण सूत्र होता है जो कहां से पहुंचता है? अपने माता पिता से। कोई यदि बच्चा बोले कि नहीं, कोई यदि माँ बोले कि हम इसका बेटा है, वो इसका बेटा नहीं, इसको क्लियरिफाई करने के लिए डीएनए जांच करवाया जाता है। तो वही होता है डीएनए। तो कोई पूछे डीएनए का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म? तो डीऑक्सीराइबो, इसको देखो DEOXY, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल या फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड एसिड बोला जाता है। क्लियर? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य का मतलब होता है पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट सरकार उसको बाउंड्री बांध के रख दिया जाता है और उससे पशु पक्षी सुरक्षित रहता है, कोई इसको जान माल की क्षति नहीं पहुंचती है। तो कोई पूछे कि दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम अभ्यारण्य है। आगे देखो 5। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला? पूछिएगा कि मैम ये पंचवर्षीय योजना क्या होता है? तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद देश की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 1951 से एक स्टार्ट किया गया योजना जिसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। इससे हर 5 वर्ष में इस योजना पर कुछ न कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं और जिससे देश का विकास हो सके। तो जब पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो देखो 1951 से स्टार्ट हो गया था, 1956 तक पहुंचा। उसके बाद 1956 से लेकर 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ और ये चला भी, जिसमें उद्योगों पर ज्यादा बल दिया गया था। आगे देखो 6 नंबर। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है हेलोफाइट। हम लोगों ने देखा है कि मरुस्थल में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, उसको कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा।
और आज देख रहे हैं कि नमकीन क्षेत्रों में, वैसा क्षेत्र जहां नमकीन होता है, तो नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति क्या कहलाता है? हेलोफाइट। क्लियर? आगे देखो 7, एक प्रकाश वर्ष होता है 9 इंटू 4 6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। हम बोलेंगे, कल बताए थे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष के बारे में हम लोगों ने बता दिया था, सब दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक, प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा और पार्सेक से थोड़ा कम प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। क्लियर? आगे देखो 8, अंडमान और निकोबार की सबसे बड़ी चोटी, अंडमान और निकोबार जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो भारत के अंतर्गत आता है, तो अंडमान और निकोबार की सबसे बड़ी चोटी क्या है? सैंडल पीक। कोई पूछ डाले कि अंडमान और निकोबार की सबसे बड़ी चोटी, पर्वत चोटी क्या है, तो सैंडल पीक। क्लियर? आगे देखो 9 नंबर, कौन सी प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने से रोकता है? हेपेरिन। हिपेरिन जो होता है वो हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने से रोक देता है। देखो हमारे शरीर में रक्त का प्रेशर, बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर, तो भाई रक्त का प्रेशर बहुत तेज चलता है, और यदि हमारे शरीर में ये हिपेरिन नामक प्रोटीन नहीं होता तो शरीर में रक्त थक्का बन जाता, मतलब जम जाता। तो वही रक्त को जमने से रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन का जरूरत होता है? हिपेरिन का। क्लियर? चलो समझ रहा है सब। 10, बारूद की खोज किसने की थी? बारूद हम लोगों ने जान चुका है कि पटाखा में बारूद होता है, बम बारूद बनाने के लिए, वो बारूद। तो बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बेंकन ने। बारूद की खोज रोजर बेंकन द्वारा की गई थी। आगे देखो 11 नंबर, मिशिगन झील। मिशिगन झील एक बहुत बड़ा झील है जो कहाँ है? यूएसए में। कोई पूछ डालेगा मिशिगन झील कहाँ है, तो यूएसए में। यूएसए मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे देखो 12 नंबर, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। सुगर मीन्स चीनी, बाउल मीन्स कटोरा, और वर्ल्ड मीन्स दुनिया। यानी दुनिया का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? दुनिया का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर के, गन्ना की खेती की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। मेरे अनुसार से ये समझ में आ गया होगा। आगे देखो 13 नंबर, रॉकी पर्वत में पाए जाने वाली रेड इंडियन का आवास कहलाता है। रॉकी पर्वत जो अमेरिका में है, इसमें एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोला जाता है रेड इंडियन जनजाति। कौन सी जनजाति? रेड इंडियन जनजाति। वो जो रहते हैं उसके आवास को, उसके घर को क्या कहा जाता है? तो टीपी कहा जाता है। हम लोगों ने देखा है कहीं कि जो बर्फ में रहते हैं, बर्फ में भी रहने वाले लोग जनजाति होते हैं, और वो बर्फ में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इग्लू। देखिए हम लोग इग्लू को, तो इग्लू बर्फ में बनाया जाता है, लेकिन रॉकी पर्वत में पाए जाने वाले रेड इंडियन का आवास को हम लोग टीपी कहते हैं, जो त्रिभुजाकार घर होता है। आप लोगों ने नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, TIPI को सर्च कीजिएगा, टीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेड इंडियन उसमें रहते हैं, उसी घर में जो त्रिभुज के आकार का रहते हैं। क्लियर? आगे देखो 14 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, अब अंग्रेज हमारे देश में असहनीय हो गए थे, तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था। इसके तहत ही अंग्रेज भारत से भागे। तो कब चलाया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश किया गया था, जो हमारे आजादी के लिए रामबाण प्रूफ हुआ था। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया है मेरे अनुसार से। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।